देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट बीपीओ आरओ का जो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया गया था उसी पे आधारित प्रश्न है। तकरीबन मान के चलिए कि 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे। वो सारे संभावित प्रश्न जो आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं में आ सकते हैं वो सब का सब है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आते हैं प्रश्न पे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। हकीकत में कहें तो अच्छे लोग गाँव में ही हैं। ये मतलब ये कोई बुरा न माने कि बुरे लोग शहर में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गांव में दिलदार व्यक्ति होते हैं। और दिलदार से ऐसे क्या है इसको समझिएगा। गांव में अभी आप किसी के दरवाजे से, जैसे उज्जैन वाली घटना कोई हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे क्योंकि बात समझिए। लड़की घूम रही थी बिना वस्त्र से, ऊपर का यहाँ तक का वस्त्र था, नीचे का वस्त्र उसका था नहीं। लड़की वैसे घूम रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। उतनी छोटी लड़की की बात थी। गांव में रहता तो लोग सब कुछ भूल के पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, उसकी मदद करता, और हो सकता तो क्रिमिनल तुरंत गांव में ही खोज दिया जाता कि कौन है। इतनी एकता होती है गांव के लोगों में। गांव में जाइए, किसी के दरवाजे पर जाइए, ज़बरदस्ती पूछ के पानी पिलाएगा। शहरों में क्या है, आप ज़बरदस्ती घर को खुलवाएंगे और उसके बाद से आधे घंटे बैठे रहेंगे, खुद कहना पड़ेगा कि सर थोड़ा एक गिलास पानी पिला देंगे, तो हो सके तो एक गिलास पानी आएगा। हकीकत है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। अब टॉपिक पे हम आते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी जी, अच्छा महात्मा गांधी को भी कभी पढ़ाएंगे। महात्मा गांधी अपने जीवन में बहुत एक्सपेरिमेंट किए भाई। कल उनका दिन है, कहिए तो कल उन्हीं को ट्रिब्यूट कर दिया जाए, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड कर दे। महात्मा गांधी महात्मा गांधी जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो आम व्यक्ति कर नहीं पाएगा। महात्मा गांधी एक ब्रह्मचर्य का उपयोग किए। उनकी भतीजी थी मनुबेन, उसी के साथ निर्वस्त्र होकर सोते थे। अब सोच सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक रहेगा। आपको कह दें कि आप बिना वस्त्रों के किसी के साथ सोइए तो नहीं सो पाएंगे, लेकिन वो अपनी भतीजी मनुबेन के साथ, खुद की भतीजी के साथ तो सोते थे। और लिखी हैं मनुबेन, ये भी बातें आई नहीं रहती। मनुबेन खुद लिखती थी, और लोग कहेंगे कि झूठी बात, इसलिए गांधी जी से उस पर साइन कराती थी। तो ये बातें खुल करके सामने आ गई। गांधी जी जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए गांधी जी क्या थे? महान थे। गांधी जी के जो मतलब 11 नियम है ना, सर्वोदय में वर्णित है उनके नियम। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ज़रूरत नहीं है तो किसी चीज़ को, अब जैसे हमारे पास क्या है, एक कपड़ा है तो एक ही पे चल सकते हैं। ये नहीं कि अभी क्या है, अब तो ज़माना डिजिटल हो गया, आपको कोई भी कपड़ा पसंद आ गया, अरे दाम से क्या मतलब, दाम तो उधार लेके भी हम चल सकते हैं, है ना। आज लोग दिखाने के लिए उधार लेके सब कुछ काम करते जा रहे हैं। देखेंगे आप, आज दुनिया दिखावटी की होगी। पैसा नहीं है लेकिन शादी होगा तो कर्जा लेके ही क्या होगा, बफर सिस्टम का व्यवस्था होगा। पहले की संस्कृति हम लोग क्या भूलते चले जा रहे हैं। हालांकि ये सच्चे भारतीय और सच्चे भारत की पहचान नहीं है। पहले हम लोग कर्ज में थोड़े इतना डूबे रहते थे, लेकिन अब झूठी शान स्वाभिमान के लिए सब करना है। चलिए आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? याद रखिएगा कौन है? लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन आता है, अगर आप जिनको डाउट हो वो कृपया, एक टॉपिक आता है परीक्षावाणी या अन्य पब्लिकेशन का, उत्तर प्रदेश अद्यतन। अद्यतन से ऐसे क्या है कि प्राचीन समय जब से उत्तर प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, जब से उत्तर प्रदेश बना तब से लेकर आज तक के अध्ययन को, इस मतलब अभी तक के अध्ययन को अद्यतन कहते हैं। मैं हर महीने में एक बार उत्तर प्रदेश अद्यतन पढ़ता रहता हूँ। टॉपिक बहुत है यार पढ़ाने और पढ़ने को। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ाई की उम्र सीमा, आखिर IAS-PCS इतना डिमांड क्यों मांगता है? इसीलिए मांगता है कि जो व्यक्ति आ रहा है अधिकारी बन के, उसको अपने समाज, अपने क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी है कि नहीं है। तो उत्तर प्रदेश अद्यतन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि भारत में स्थानीय स्वशासन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन महोदय जो थे, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की क्या की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं सहायक होती हैं, तो इसका ऑप्शन मैं नहीं बना सकता, बस आप डायरेक्ट तो ऑप्शन समझ लीजिए कि स्थानीय स्वशासन संस्थाएं सहायक होती हैं केवल स्थानीय मामले में। ही बताइए, प्रधान जी का अधिकार कहाँ तक है? गांव ही तक तो है।
अब प्रधान जी नगर पालिका में जाए कहने लगे कि हम गाँव पे फलाने गाँव के प्रधान यहाँ नगर पालिका में चेंज कर लें तो कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं ना होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अस्थायी स्वशासन संस्थाएं सहायक होती हैं केवल स्थानीय मामलों में। अच्छा ये भी है, प्रधान का पावर सिर्फ अपने ही गांव में है, ये नहीं कि अब हम कुछ आ रहा प्रधान है परिवर्तन करने चाहे कि मठिया में कर दें, चाहे उधरन में कर दें, चाहे सिकड़िया में कर दें तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आपका जितना पावर है उतना ही कर सकते हैं। तो याद रखिएगा केवल स्थानीय मामलों में है। भारतीय पंचायत राज व्यवस्था शुरू हुआ था तो 1959 में। कोई बताएगा कहाँ से? 1959 में कहाँ से सर्वप्रथम? राजस्थान के नागौर से, है ना? समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर गठन करने वाला सर्वप्रथम राज्य, तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे अगर कोई भारत में किसी राज्य का निर्माण हुआ था तो कौन था? आंध्र प्रदेश। तो ये सब पायलट प्रोजेक्ट था। जब मैंने पीछे भी बताया, पिछले वीडियो में बता रखा है कि योजना आयोग के तर्ज पे भारत का विकास को ध्यान में रखा गया था। तो पायलट प्रोजेक्ट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पायलट प्रोजेक्ट क्या है समझ में आ रहा है? इतनी बार कर रहा हूँ पायलट प्रोजेक्ट, नहीं समझ में आना? कोई भी ऐसी योजना, जैसे मान लीजिए वैक्सीन बना, कोरोना का वैक्सीन बना, उसका परीक्षण हुआ एक कबूतर पे, खरगोश पे, मतलब जो जीव पक्षियों पे नहीं, जो क्या बोलें स्तनधारी हैं, मैमल्स अगर प्राणी में आते हैं, जो स्तनधारी उन पे प्रयोग होगा। तो मान लीजिए किसी खरगोश पे प्रयोग हुआ, खरगोश से बंदर पे आया, बंदर से होके मानव पे आया, 2, 4, 10, 100 लोगों पे परीक्षण हुआ। तो ऐसा कोई प्रयोग जो छोटे स्तर पे होता है उसको हम क्या बोले? पायलट प्रोजेक्ट। तो 1959 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखरेख में क्या हुआ था? लागू हो गया था। और जब देखा गया कि हाँ इसका फायदा है, तो 73वें संविधान संशोधन के जरिए, मतलब 73वें संशोधन अधिनियम के जरिए 1992 से लागू हुआ। 1992 में संशोधन हुआ और 93 से क्या लागू हुआ। आप ऐसे समझ लीजिए नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में और लागू कब हो रही है? 2023 से। तो ऐसी कोई योजना जिसको परीक्षण के लिए कुछ लोगों को दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पायलट प्रोजेक्ट। जैसे मेरा भी ये वीडियो पायलट प्रोजेक्ट है। जैसे मैं अपना ये छोटा छोटा कंटेंट डाल रहा हूँ, जैसे लोगों को पसंद आ गया तो इसका बड़ा मेजर इम्प्लीमेंट होगा ना, बड़े तरीके से लागू करेंगे, थोड़ा और ऊर्जा से पढ़ाएंगे। और लगा कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कंटेंट गलत जा रहा है, तो फिर रोक दिया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट होता है। कोई भी छोटा काम, कोई भी बड़ा काम बड़ा होने से पहले जब छोटे स्तर पे किया जाएगा तो पायलट प्रोजेक्ट। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू में 1959 में शुरू किया गया था। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे शायद मिल जाए। किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा वो समिति कौन थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति वो समिति है जिसने सर्वप्रथम क्या सिफारिश की कि अगर गांव का विकास करना है तो 3 स्तर पे बनाइए। पहला स्तर ग्रामीण स्तर, दूसरा ब्लॉक अथवा तालुका, जिसको क्या बोलते हैं? क्या सब बोलते हैं? पंचायत समिति बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं क्या? जिला स्तर अर्थात जिला परिषद समिति। ठीक है ना? पंचायत में वित्तीय मुद्दे की देखभाल करने, वित्तीय मुद्दे से ऐसे फंड कैसे आएगा, पंचायत तक फंड कहाँ जाएगा, कौन कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मनरेगा में काम होता है तो पैसा कहीं से आता होगा ना, आता होगा कि नहीं? जैसे अभिकारी विभाग है, अभिकारी विभाग का नाम सुने हो? जो छापा मारते हैं मदिरा पे, जो जाके गलत जैसे ड्रग्स वगैरह बेचा जाता है तो उसमें छापा मारेंगे, जो पैसा मिलेगा उसको उठा करके शिक्षा विभाग को दे दिया जाए। वहाँ से अभिकारी विभाग के थ्रू पैसा जाता है शिक्षा विभाग को और फिर वहाँ से पैसा आता है मास्टर लोग। फंड, जैसे मेरे पिताजी जल निगम में थे तो बताते थे कि इन लोगों का पैसा जो है जल निगम का वो आता है कहाँ से? तो जो ये स्टाम्प वगैरह वितरित होता है तो उसमें से जो शुल्क होता है उसके थ्रू मतलब करके आता है। तो आप किस विभाग में हैं उस विभाग को फंड कहाँ से आ रहा है, राज्य सरकार को क्या वही देखना और समझना है। तो याद रखिएगा किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायत में वित्तीय मुद्दे की देखने के लिए के संथानम समिति बनाया गया। पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे का उपयोग कैसे होगा,
इसकी देखरेख के लिए एक समिति बनी जिसका नाम था के संथानम। याद रखिएगा, के संथानम समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में पैसा कैसे आएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसको बताने वाले कौन थे, मिस्टर के संथानम। आर यू अंडरस्टैंड मिस्टर रुद्र प्रताप? अच्छा, अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट 1978 में क्या दिया था, व्हाट हैपेंड? अरे भैया मैं, अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट दिया कब, 1978 में। GV.K. राव समिति ने विकेंद्रीकरण की बात की, मतलब सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे, उसी को क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। भैया केंद्र सरकार की योजना है जन धन योजना, जल्दी मैं योजना का वीडियो बनाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। मैं मोदी का फैन क्यों हूं, अब खुलेआम इस बात को कह रहा हूं, लेकिन मैं एक काम से सरकार से थोड़ा सा मतलब ये कहें कि विरोध में हूँ, बीजेपी का सोच वाला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी सरकार गलत है तो बताना चाहूँ। सरकार नौकरी के मामले में फेल हो चुकी है, जो बातें स्पष्ट है मैं कहूँगा, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन नौकरी के मामले में सरकार क्या होगी, पीछे आ गई। और युवा का शोषण हर व्यक्ति कर रहा है, हम सबका शोषण हो रहा है भाई। आप 500 ही भर्ती लाइए, हर महीने लाइए, ताकि हम लोग अपने को सिद्ध कर सकें कि हाँ हम योग्य हैं, है ना। तो सरकार सिर्फ एक मामले में फेल हुई है, रोजगार। बाकी आप योजनाओं को पढ़ेंगे और उनके एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, लागू करने के तरीके को देखेंगे, तो मालूम होगा भाई कि सरकार ने काम तो किया। जैसे योजना की बात आई है तो बता दें, जन धन योजना था, पहले की देखेंगे तो 2014-15 से पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता था। सरकार मोदी जी की देन है कि आम आदमी भी खाता खोलने को तैयार हुआ, और जिसके कारण आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के पास आज कुछ ना कुछ क्या है, उसका खुद का बचत है। समझ में आ रहा है? तो इन सबको ध्यान रखिएगा। तो अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट दिया कब, 1978 में। GV.K. राव समिति ने विकेंद्रीकरण की बात की, मतलब केंद्र की योजनाएं आम लोगों तक कैसे पहुँचे। केंद्र की योजना, सरकार की कोई भी योजना, जैसे जनधन योजना आई थी, आम लोगों तक पहुँचाने वाले छोटे छोटे ग्राम स्तर के अधिकारी ही तो थे, जिनको हम राज्य कहेंगे। फिर से बता रहा हूँ कि जो राज्य से यहाँ से सिर्फ स्टेट से नहीं, कोई भी सरकार की योजना हो तो आम आदमी तक पहुँचाने वाला अधिकारी राज्य है। लेखपाल भी राज्य है, SDM भी राज्य है, जिलाधिकारी भी राज्य है, सब के सब क्या हैं, राज्य हैं। राज्य से आशय उन लोगों से है जो सरकार की योजनाओं को आप तक पहुँचाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्त? शर्मा जी सुनने लगे क्या? पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रमुख प्रदेश, अभी मैंने कहा था ऊपर क्या आएगा नीचे, तो कौन है, राजस्थान। अच्छा, किस अनुच्छेद में पंचायत की बात की गई है, तो अनुच्छेद 40 में। कोई दिक्कत? जब मैं कैमरे के सामने बहुत संपूर्ण भारत में लागू होने वाला वर्ष, मतलब पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। कन्फर्म होना इतना। 11 नंबर है कि 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। कोई भी नियम बनता है तो वो संवैधानिक दर्जा इतनी आसानी से नहीं पा सकते, है ना। बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो संवैधानिक चीज़ों पे नहीं है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा इतर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को क्या संवैधानिक दर्जा मिला था, 11वां नंबर है। समझ में आ गया ना। तो कोई पूछ सकता है कि भारतीय माने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 73वें संशोधन अधिनियम से 1992 के तहत इसको क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई, अच्छा ये बताइए स्थानीय स्वशासन का निर्माण क्यों किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण गाँवों के लिए तो किया गया था ना, तो गाँवों के लिए अगर कोई पूछ दे कि स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई, तो क्या है, ग्राम है। और सबसे सर्वोच्च इकाई की बात आ जाएगी, अभी आगे कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो जिला परिषद होगा, ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा। तो ग्राम पंचायत का क्षेत्र तो क्या है, ग्राम है। ग्राम पंचायत का क्षेत्र कौन है, ग्राम है। व्हाट हैपेंड? क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कौन होता है, खंड विकास अधिकारी, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीच में
यूपी ट्रिपल एससी के तहत वीडियो का पोस्ट आया। लोग कहते क्या थे कि हम वीडियो का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, याद रखिएगा उसको बोलते हैं वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसको बोलते हैं वीडियो। ये यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के तहत आप चुन के आएंगे तो वीडियो बनेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत जब आप चुन के आएंगे तो वीडियो बनेंगे। प्रायः कैंडिडेट जो फार्म भरता है, फुल फार्म का तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में जानने वाला कम है। यूपी ट्रिपल एससी एक आयोग है जो सरकार को चुन के देती है कि ये व्यक्ति योग्य हैं, इनके थ्रू आप अपने कामों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ अच्छे कैंडिडेट का चुनाव का काम किसके पास है? यूपी ट्रिपल एससी के। जो व्यक्ति सरकार के कामों को अंजाम तक पहुंचाने जा रहा है वो योग्य तो है ना। जैसे एपीएस की भर्ती आई है, मंत्री के पीए के तौर पे आप काम करेंगे तो उसमें देखेंगे तो कंप्यूटर का नॉलेज दिया है। उसमें कंप्यूटर के नॉलेज में क्या है कि रिजर्वेशन आपको आता है कि नहीं, आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं कि नहीं, टाइपिंग आ रहा है कि नहीं, शॉर्ट हैंड आ रहा है कि नहीं। पता चला मंत्री जी कोई बात कर रहे हैं, आप खुलेआम उसको लिखने लगे तो मंत्री जी का तो इज्जत पे पानी फिर जाएगा ना। तो सीक्रेट में मंत्री जी की कही गई बातों को सीक्रेट कोड में लिखना ही क्या कहलाता है? शॉर्ट हैंड कहलाता है। ठीक, तो यहाँ बातें आ रही हैं तो बताना पड़ रहा है, कुछ कुछ आपको समझाने के लिए ये सब हम थोड़ा सा ट्रैक से हटते हैं। इसमें मतलब बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पोस्ट आपको ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो है और एक वीडियो है। जैसे हमने कहा ना कि ये VPO की भर्ती है, विलेज पंचायत ऑफिसर, इसका पेमेंट 69,000 के आसपास जाएगा। और इसके पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, वीडियो हुआ था। तो बहुत लोग इन छोटे छोटे फुल फार्म को देखेंगे तो बहुत लोग अंतर ही नहीं जानते इन पोस्टों का। आप लोग जानिए, आप शिक्षित हैं, शिक्षित लोगों को अंतर जानना चाहिए। जैसे शिक्षित और साक्षर में अंतर है ना। जो सिर्फ लिखना पढ़ना जान गया साक्षर, और जो एकेडमिक के साथ बृहद जानकारी के साथ एक उपलब्धि पा रहा है वो क्या है? शिक्षित है। तो साक्षर नहीं शिक्षित बनेंगे तो सही रहेगा। गांव का प्रमुख ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत, गांव का प्रमुख क्या होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया, प्रधान जी। नाम समझ में आ रहा है ना, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु कितने उम्र में आप बन सकते हैं? सदस्य 18 वर्ष। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च स्तर माने सबसे, जैसे छोटी इकाई ग्राम हो गई, इससे थोड़ी उप शाखा ब्लॉक, तालुका, उससे सबसे बड़ा तो जिला परिषद। इतना कन्फर्म है ना मिस्टर रुद्र सिंह? आर यू अंडरस्टैंड? जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। पीरियड ऑफ जिला पंचायत सदस्य कितना होगा? 5 वर्ष। संविधान के भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने और बनाने का सब क्या जिक्र है। तो पूछा जा सकता है कि किसमें, पंचायत के किस भाग में, पंचायती राज व्यवस्था के किस भाग में पंचायती राज का जिक्र, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है? तो याद रखिएगा भाग 9 में। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव करना जरूर। जैसे मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो गया, जैसे कोई प्रधान है मर गया या कोई बात हो गया, गलत वोट करके जीता हुआ है, अगर आपके पास साक्ष्य है, आप साबित कर दिए तो पंचायत के जो पद होगा, चुनाव हुआ है, उसको भंग किया जाएगा। भंग होने के 6 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा? फिर से चुनाव कराना होगा। पंचायत, अच्छा, पंचायत के जो सदस्य होते हैं या पंचायत के जो प्रधान जी अधिकारी लोग होते हैं, ये पैसा कहाँ से इनको आता है, कहाँ से क्या कर सकते हैं? तो जो छोटे छोटे स्थानीय मेले होते हैं तो पंचायत के द्वारा वसूलने वाला कर, स्थानीय मेलों का कर, ये सिर्फ एक ही पैसा ले सकते हैं। वो क्या होता है? जो स्थानीय मेला वगैरह होता है या जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आज के लिए इतना, अगली टॉपिक कल।